नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न अखबारों, पीआईबी तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की चर्चा में हम अपने पहले प्रश्न को लेते हैं। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने हेतु टाटा सन्स द्वारा बोली जीतने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह प्रश्न अगर हम देखें तो टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए जो बोली लगाई गई है और उसमें वो विजेता घोषित हुए हैं, उसके संदर्भ में है। तो पहले उसके संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पहला बिंदु प्रमुख रूप से देखें, टाटा के द्वारा लगाई गई जो बोली की कीमत है वो 18,000 करोड़ रुपए है। और ध्यान रखें, टाटा सन्स की तरफ से इसे प्रमुख रूप से टाटा की जो एक सहायक कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पर बोली लगाई गई है। आप ध्यान रखें, टाटा के द्वारा एयर इंडिया का 100% हिस्सेदारी एक तरह से खरीदी गई है। इसी के साथ साथ एयर इंडिया की एक सस्ती विमान सेवा है जो अंतर्राष्ट्रीय रूट पर चलती है, जिसको कहा जाता है एयर इंडिया एक्सप्रेस। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी 100% जो हिस्सेदारी है वो टाटा के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एयर इंडिया की एक संयुक्त संस्था है जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। जब एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें 50% हिस्सेदारी एक तरह से टाटा के द्वारा प्राप्त की गई है। तो दोनों ही, एयर इंडिया की बात करें या सस्ती अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सुविधा देती है एयर इंडिया एक्सप्रेस, दोनों में ही 100% भागीदारी है। आप ध्यान रखें, 18,000 करोड़ की जो बोली है उसमें 15,300 करोड़ रुपए का जो भाग है वह प्रमुख रूप से टाटा के द्वारा एयर इंडिया का जो उधार है उसके लिए एक तरह से भाग होगा, और बचा हुआ जो 2700 करोड़ रुपए हैं वो सरकार को एक तरह से नगद रूप में प्राप्त होगा। तो इस रूप में ये पूरी जो डील है वो हस्ताक्षर की गई है। इसी आधार पर हम अलग अलग विकल्पों को देखते हैं। पहला, आधिकारिक तौर पर टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को इस प्रक्रिया में विजेता बोलीदाता घोषित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, समझौते के अनुसार टाटा की अब एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी होगी और कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस में इसकी 76% हिस्सेदारी होगी। आप ध्यान रखिए, 76% नहीं, ये 100% है, इसीलिए दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा, इस अधिग्रहण के साथ टाटा के पास एयर इंडिया के लंबित कर्ज का भी स्वामित्व होगा। आप ध्यान रखिए, जो डील है 18,000 करोड़ रुपए में, इसमें 15,300 करोड़ रुपए एयर इंडिया के जो उधार है उसके लिए है। तो ये जो स्वामित्व एक तरह से बात की जा रही है वो एक तरह से सत्य पूर्णतः नहीं है। ये तथ्य जरूर सही है कि जो डील है उसका एक बड़ा भाग है वो एयर इंडिया के कर्ज को अदा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। स्वामित्व मिलेगा एयर इंडिया के जो लंबित कर्ज है वो टाटा को, ऐसा नहीं है। इसीलिए तीसरा यहाँ पर बिंदु गलत है, पहला केवल सही है। आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। आज के अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे पार्श्व प्रवेश कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्श्व प्रवेश का मतलब लेटरल एंट्री से है, जहां पर यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं एक तरह से संचालित की जाती हैं उनसे अलग हटकर कुछ प्रमुख जो पद है वहां पर भर्ती की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, निदेशक, उप निदेशक, इन पदों पर एक तरह से नियुक्तियां की गई हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न है। पहला विकल्प देखते हैं, इन भर्तियों में आरक्षण या जाति आधारित कोटा लागू नहीं होता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस कार्यक्रम के तहत भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाती है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, संयुक्त सचिव पार्श्व प्रवेशी के लिए मूल्य योग्यता 15 वर्षों की है। तो ध्यान रखें, संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी की भर्ती के लिए अगर पार्श्व प्रवेश में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके पास 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम डायरेक्टर की बात करें, निदेशक के पद के लिए, तो यहाँ पर 10 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता है। तो आप देखिए, तीनों पॉइंट आपके सही हैं, तो आंसर आपका डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर यह प्रश्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 31 व्यक्तियों का चयन किया गया है अलग अलग पदों पर, और इसके लिए यूपीएससी के द्वारा जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये चयन किया गया है। तो इसी संदर्भ में हमने आपसे ये प्रश्न पूछा है। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दुनिया भर के राष्ट्र टैक्स हेवन का मुकाबला करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स के न्यूनतम अनुमेय स्तर को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इन राष्ट्रों द्वारा न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की निम्नलिखित में से कौन सी दर तय की गई है? आप ध्यान रखें, वर्तमान में न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के लिए जो तय दर है वो 15% मानी जा रही है, और इसके बारे में अमेरिका के द्वारा एक तरह से सुझाव दिए गए थे जब G7 की बैठक आयोजित की गई थी। तो उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया था, इसी आधार पर 15% की एक दर मानी जा रही है कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में एक न्यूनतम निगम कर दर के रूप में लागू की जाए।
क्योंकि जो भी टैक्स हेवन देश हैं, टैक्स हेवन मतलब ऐसे देश जहां पर कर बहुत कम लगते हैं या करों में छूट दी जाती है, तो बड़ी कंपनियां इन टैक्स हेवन देशों के माध्यम से अलग अलग देशों में निवेश करती हैं और करों में एक तरह से बड़े पैमाने पर छूट प्राप्त करती हैं। जैसे अगर हम टैक्स हेवन देशों की बात करें तो इसमें जैसे मॉरिशस का आप नाम ले सकते हैं, या इसमें अगर आप बात करें माल्टा कह सकते हैं या साइप्रस कह सकते हैं। तो इस तरह के जो देश हैं वो निवेश के कह सकते हैं एक साधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया को कम करने या इसको समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम निगम कर या न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की बात की जा रही है, और इसके लिए जो दर है वो रखी जा रही है 15%। आप ध्यान रखें, इसके संबंध में प्रमुख रूप से जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, वो लगभग 136 देशों के साथ मिलकर इसमें प्रमुख रूप से काम कर रही है। और इसी आधार पर 15% की जो दर है इसके संबंध में विचार किया जा रहा है कि न्यूनतम निगम कर की दर के रूप में वैश्विक स्तर पर इसको लागू किया जाए। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है बी, 15%। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई के G-SAP परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप ध्यान रखें, जब हम G-SAP की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम यानी सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण करने का कार्यक्रम है जो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर हम G-SAP कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है। तो सरकारी प्रतिभूति एक तरह से बाजार से आरबीआई के पास पहुंचती है और आरबीआई इस सरकारी प्रतिभूति के बदले में जो भुगतान होता है वो एक तरह से बाजार में करता है। तो बाजार में एक तरह से आप देखें कि सरकारी प्रतिभूति खरीदने से बाजार में पूंजी का जो प्रवाह है वो एक तरह से बढ़ता है, यानी यहाँ पर पूंजी का जो प्रवाह है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ता है G-SAP के माध्यम से। इसी आधार पर हम G-SAP के संबंध में अलग अलग विकल्पों को देखते हैं। पहला, इसके अंतर्गत आरबीआई को बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना शामिल था, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसे बाजार में तरलता की उपलब्धता को सीमित करने और इस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। देखिए, जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं मतलब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति अधिक है तो हमें कम करना है, जबकि अभी हमने देखा कि G-SAP में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं तो बाजार में तरलता बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति में आप तरलता घटाते हैं लेकिन G-SAP तरलता को बढ़ाता है। तो G-SAP के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना ये संभव नहीं है। इसी के साथ साथ क्योंकि तरलता बढ़ती है तो तरलता की उपलब्धता को सीमित करने की जो बात है वो कथन भी यहाँ पर एक तरह से सही नहीं है। तो इसीलिए G-SAP का बी जो पॉइंट है उसके साथ में कोई मेल नहीं है, तो दूसरा आपका गलत है। अगर हम तीसरे पॉइंट सी को देखें तो आप ध्यान रखें, इसे कोविड-19 के प्रभाव के बाद ही आरबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया था और आपको सही नहीं बताना है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बी, जो आपका एक गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आरबीआई के द्वारा G-SAP की जो प्रक्रिया उसको बंद करने की घोषणा की गई है और उनका मानना है कि G-SAP के माध्यम से जो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी गई और बाजार में तरलता को बढ़ाया गया उससे एक तरह से अर्थव्यवस्था में जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हो गई हैं। अब इस तरह के G-SAP कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। डेली कुछ के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2019 में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको गलत बताना है। तानसेन उन्हें सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि थी। आप ध्यान रखें, तानसेन की जो उपाधि है क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम था वो रामतनु था, तो तानसेन की जो उपाधि है वो प्रमुख रूप से राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के थे उनके द्वारा दी गई थी, न कि अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि आपको गलत बताना है, इसीलिए पहला पॉइंट ए आपका गलत है, तो आंसर आपका ए। रीवा से संबंधित शासक राजा रामचंद्र के यहाँ तानसेन दरबारी कवि के रूप में एक तरह से कार्य करते थे। डेली क्विज में हम आज के तथ्य की चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम पाक खाड़ी योजना यानी पाक बे स्कीम के संबंध में चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, इस योजना को जुलाई 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये था कि तमिलनाडु के मछुआरे जिनके द्वारा प्रमुख रूप से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो ट्रॉलर्स का उपयोग किया जाता है वो एक तरह से उनसे दूर किया जाए और उनके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जो नौकाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए 2000 नौकाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस योजना में काम कर रही है। ट्रॉलर की अगर हम बात करें तो जो समुद्री नौका होती हैं उसके साथ में आप ध्यान रखें कि बड़े बड़े जाल लगाए जाते हैं जो नीचे समुद्री भाग से एक तरह से मछली पकड़ने या अन्य प्रकार के जो संसाधन है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह के जो ट्रॉलर होते हैं वो समुद्र के गहरे भाग में स्थित जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के ट्रॉलर का उपयोग करके मछली पकड़ने की जो प्रक्रियाएं तमिलनाडु के मछुआरे करते हैं उसका श्रीलंका के सरकार के द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि श्रीलंका की नौसेना के द्वारा भारतीय मछुआरे जो ट्रॉलर के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है।
तो ये सारे विवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये योजना सामने लाई गई, जिसमें मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ट्रॉलर के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं वो उसको बंद कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ये जो 2000 नौकाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है, इसमें 50% जो फंड होता है वो भारत सरकार दे रही है। जहां तक राज्यों की बात करें तो राज्य इसमें 20% का हिस्सा देते हैं। जो भी मछुआरा है वो 10% का भाग देगा और बचा हुआ 20% जो भाग है वो बैंक के द्वारा उधार के रूप में एक तरह से उपलब्ध कराया जाता है। कोशिश ये है कि इस तरह की नौकाएं उपलब्ध कराकर गहरे समुद्र में ट्रॉलर के माध्यम से जो मछली पकड़ने की प्रक्रिया है उसको रोका जाए। आप ध्यान रखें, श्रीलंका सरकार के द्वारा एक विधेयक भी पारित किया गया है, जिसके माध्यम से गहरे समुद्र में ट्रॉलर के माध्यम से मछली पकड़ने की प्रक्रियाओं को वो प्रतिबंधित करते हैं। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से मछुआरों को इस तरह की नौकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो गहरे समुद्र में आसानी से मछली पकड़ने की प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसी प्रक्रिया में भारत सरकार के द्वारा एक कदम यह भी उठाया गया है कि मन्नार की खाड़ी के दक्षिण में मुकियुर में एक गहरे समुद्र का मछली पकड़ने का बंदरगाह भी बनाया जा रहा है, जहां पर ये अधिकांश जो जहाज हैं वो एक तरह से लंगर डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से वो आगे चलकर अपनी मछली पकड़ने की प्रक्रियाएं भी संसाधित कर सकते हैं। इस रूप में इस योजना को लागू करके भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण, मछली पकड़ने की प्रक्रियाओं को आसान करना और भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक विवाद की स्थिति है, ट्रॉलर के कारण मछली पकड़ने की जो प्रक्रियाएं भारतीय मछुआरे करते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं के विवाद को एक तरह से हल करने का प्रयास है। ये हमारा 9 अक्टूबर 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।